बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। नीतीश कुमार एनडीए नेता के रूप में 16 नवंबर को एक बार फिर से 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। दूसरी ओर तेजस्वी यादव को विपक्ष में ही बैठना होगा। हालांकि वे हार मानने को तैयार नहीं हैं और वे मतगणना में तमाम धांधली के आरोप लगा रहे हैं। इधर मीडिया में तेजस्वी यादव के चुनाव लड़ने के तरीकों और उनकी रणनीति को लेकर एक हाइप क्रिएट हुआ है कि तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव का एजेंडा सेट किया, उस पर चुनाव लड़ा, दूसरों को भी चुनाव लड़वाया, सत्ताधारी पार्टियों को ये मजबूर किया। वे नौकरी की बात करें, वे रोजगार की बात करें, वे पलायन की बात करें, वे फैक्ट्रियों की बात करें। इस मामले में तेजस्वी यादव नो डाउट उन्होंने एजेंडा सेट किया। इस बार का चुनाव बेसिकली रोजगार और युवाओं के मुद्दे पे लड़े गए। यह पहला ऐसा चुनाव होगा खासकर बिहार में जब रोजगार एक बड़ा मुद्दा था। लेकिन तेजस्वी यादव की सफलता जो बताई जा रही है कि तेजस्वी यादव ने शानदार तरीके से चुनाव लड़ा और राजद को ऊपर तक ले गए, वे लोग ये भूल रहे हैं कि राजद तो पिछली बार ही सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, वो भी तब जब 100 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 80 सीटें जीती थी। इस बार राजद ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा और मात्र 75 सीटें जीती। तो स्ट्राइक रेट पिछली बार से कम आधा हो गया, लगभग आधा हो गया और वो फ़ायदा उनको नहीं मिला जो पिछली बार मिला था। पिछली बार चूँकि नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा थे तो उनका वोट ट्रांसफ़र भी राजद की तरफ हुआ था। इस बार राजद ने, तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के बैनर तले कांग्रेस और वामपंथी दलों के साथ गठबंधन किया था। कांग्रेस तो लुप्त प्राय होती जा रही है। कांग्रेस का वोट शेयर की बात करें तो ये एक मजाक टाइप का होगा। राजद का वोट शेयर कांग्रेस को मिला, लेकिन कांग्रेस का कोई वोट हो तो मिलेगा किसी को, वो तो जनाधार कुछ है नहीं। तो कांग्रेस खुद ही अपनी सीटों पे अपना जनाधार नहीं बचा सकी, वो राजद को कैसे जिताती, वह वामपंथी दलों को कैसे जिताती। हाँ, राजद को वामपंथी दलों का अच्छा साथ मिला, वामपंथी दलों ने अच्छी लड़ाई लड़ी इस बार और वे 18 सीटें जीतने में कामयाब हुए। तो कांग्रेस पर तमाम आरोप भी लग रहे हैं, कांग्रेस के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं। तारिक अनवर से लेकर कई नेताओं ने पार्टी की रणनीति को लेकर सवाल खड़े किए हैं, टिकट वितरण में धांधली के भी आरोप लगाए हैं। रही बात तेजस्वी यादव की रणनीति की, तो तेजस्वी यादव की रणनीति की बात करें तो तेजस्वी यादव मात्र चुनाव से 2 महीना पहले प्रोएक्टिव हुए, एक्टिव नहीं प्रोएक्टिव हुए, कुछ ज़्यादा एक्टिव हुए और होना भी चाहिए था। लेकिन वो ऐसा पहले भी कर सकते थे। चुनाव से 2 महीना पहले आप एक्टिव होकर पूरे बिहार की जनता को आप एक अच्छा संदेश नहीं दे पाते। इससे बेहतर होता कि आप बाढ़, लॉकडाउन, प्रवासी मजदूर, सबकी समस्याओं के साथ खड़े रहते, मौके पे जाते, लोगों के दुख दर्द में शामिल होते। तो यह विपक्ष के लिए एक आदर्श चुनाव था जिसे विपक्ष ने भुनाने में लापरवाही कर दी और भुना नहीं पाए, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर था। वे अलोकप्रिय साबित होते जा रहे थे। हालांकि तीसरे चरण के चुनाव में नीतीश कुमार के पक्ष में वोटिंग हुई, लेकिन एक पूरा जो वेव था चुनाव का वह नीतीश कुमार के खिलाफ था, जिसे भुनाने में तेजस्वी यादव, कांग्रेस और विपक्षी दल जो भी रहे वे कामयाब नहीं हुए। दूसरी ओर तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी विफलता क्या कही जा सकती है? तेजस्वी यादव सबसे बड़ी विफल रहे सीमांचल में। वे मुसलमानों को एकजुट नहीं रख पाए। सीमांचल के मुसलमान ओवैसी के पक्ष में वोट कर आए। यह तेजस्वी यादव की बड़ी विफलता है और ख़ासतौर से इस बार ही नहीं, अगले चुनाव में, आगे के कई चुनावों में ओवैसी अगर ज़्यादा मजबूत होते जाएंगे तो तेजस्वी यादव उतना ही कमज़ोर होते जाएंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव की पार्टी राजद के साथ एक एमओआई समीकरण है, माही समीकरण है मुस्लिम और यादव का। अगर उसमें से मुस्लिम निकलना शुरू हो गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी राजद के लिए और फिर सत्ता में वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल होता जाएगा। तो ओवैसी ने एक तरह से अपना खूंटा गाड़ दिया है। 5 सीटें उन्होंने सीमांचल में जीती है और कई अन्य सीटों पे उन्होंने महागठबंधन के उम्मीदवारों को हराने में मदद
की है, ऐसा हम बोल सकते हैं। हालांकि वो रणनीतिक रूप से उनकी मंशा ऐसी थी, ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि उनकी पार्टी एक फैक्टर हो गई, इसलिए सीमांचल में राजद को वोट शेयर कम हो गया और ओवैसी जो है 5 सीटें झटकने में कामयाब हो गए और कई सीटों पे राजद को हराने में भी सफल रहे। शुरुआत में ओवैसी ने राजद के सामने प्रस्ताव रखा था कि हम महागठबंधन में शामिल होकर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन चूंकि ओवैसी को उत्तर भारत की पार्टियां एंट्री करना नहीं चाहती, ओवैसी की पार्टी को एंट्री देना नहीं चाहती, इसलिए ओवैसी को राजद ने और महागठबंधन ने नज़रअंदाज कर दिया। अभी चुनाव के बाद, मतगणना के बाद तारिक अनवर का भी बयान आया है कि ओवैसी की पार्टी का सीट जीतना यह संकेत शुभ नहीं है। वे आगे की सोच के ये बात कह रहे हैं कि अगर ओवैसी ने अपना विस्तार किया तो राजद का समीकरण बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगा। केवल यादव वोटों से राजद सत्ता तक तो नहीं पहुंच सकता, उसे और भी नए समीकरण तलाशने होंगे और भी वर्गों में अपनी एक उपस्थिति दर्ज करानी होगी। ओवैसी ने इसी दौरान घोषणा कर दी है कि वे पश्चिम बंगाल की चुनाव में प्रत्याशित रूप से सहभागिता करेंगे और मतदाताओं के बीच में जाएंगे। इससे ममता बनर्जी के भी होश फाख्ता हो गए हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में मुसलमान प्रभावी मतदाता हैं और वे चुनाव को वो करते हैं, निर्णायक बनाते हैं मुस्लिम मतदाता। तो ममता बनर्जी के होश फाख्ता हो गए हैं, क्योंकि वहाँ ओवैसी की एंट्री होने जा रही है और ओवैसी ने चूंकि कह दिया है तो वे शायद ही इससे पीछे हटने वाले हैं। हो सकता है कि चूंकि चुनाव में कुछ कहा नहीं जा सकता राजनीति में, तो हो सकता है कि ममता बनर्जी यह भी कोशिश करें कि ओवैसी की पार्टी से समझौता हो जाए बिहार से सबक लेके, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी अभी इतनी जल्दबाजी में ये फैसला लेंगी। वे एक बार ओवैसी को परखना चाहेंगी कि ओवैसी अगर अलग से चुनाव लड़ते हैं तो उनका क्या प्रभाव रह पाता है। हालांकि एक बात तो तय है कि ओवैसी अपनी फायदा ना करा पाए भले, लेकिन वे दूसरे का नुकसान तो कर ही सकते हैं। पिछले चुनाव में बिहार में वे अपना फायदा इसलिए नहीं करा पाए थे क्योंकि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की पार्टी एक साथ होकर चुनाव लड़ रही थी और मुसलमानों ने एकजुट होकर वोट दिया था, क्योंकि नीतीश कुमार के भी पक्ष में कुछ पसमानदा मुसलमानों की एक तादाद है जो नीतीश कुमार को पसंद करती है। नीतीश कुमार ने उनको सरकारी रूप से भी कुछ फायदे दिलवाए हैं। तो पसमानदा मुसलमान और बिहार के जो रूढ़िवादी कह सकते हैं या जो परंपरागत लालू प्रसाद यादव के मुसलमान वोटर हैं, उन्होंने एकजुट होकर मतदान किया, इसलिए ओवैसी की पार्टी को फायदा नहीं मिला। इस बार यह फैक्टर नहीं था। इस बार चूंकि मुसलमानों के नेता के रूप में तेजस्वी यादव ही थे, इसलिए ओवैसी ने इसका पूरा फायदा उठाया, 5 सीटें झटक ली। तेजस्वी यादव एक और उनके सामने एक उदाहरण था वाईएसआर कांग्रेस के नेता जगनमोहन रेड्डी का। जगनमोहन रेड्डी ने 2 साल पहले से ही राज्य में चंद्रबाबू नायडू की सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा कर दिया, रोड शो किया, तमाम जगहों पे लाठीचार्ज हुए, पिटाई खाए, उन्होंने जनता की लड़ाइयाँ लड़ी, तब वे जाके उनको इस बार शानदार बहुमत मिला था। उस तरह तेजस्वी यादव कर सकते थे, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं कर पाए। तेजस्वी यादव एक तरह से राहुल गांधी की राह पे चलते दिखते हैं। चुनाव आता है तो अचानक से सक्रिय हो जाते हैं, चुनाव बीतता है तो छुट्टियों में चले जाते हैं, अचानक से गायब हो जाते हैं, दिल्ली आके बैठ जाते हैं, पटना से उनका कोई सरोकार ही नहीं रहता है। तो एक वो राहुल गांधी वाली एक एक्टिविटी तेजस्वी यादव के अंदर है। दूसरी ओर अगर हम तेजस्वी यादव से कंपेयर करें तो अखिलेश यादव भी उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। वे अभी कमरे से बाहर नहीं निकले हैं। हमें याद नहीं है कि फरवरी 2020 इस साल के फरवरी के बाद से अखिलेश यादव सार्वजनिक रूप से कब बाहर निकले। मीडिया में ये शायद ही किसी को याद होगा कि अखिलेश यादव फरवरी 2020 के बाद, जबकि साल ख़त्म होने जा रहा है, नवंबर
शुरू हो चुका है, दिवाली आ चुकी है और 1 महीना और है, साल खत्म हो जाएगा। तो इस बीच में अखिलेश यादव का चेहरा शायद ही किसी ने कभी देखा होगा और वे इस समय प्रवक्ताओं पे ही ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। उपचुनाव में भी उन्होंने कोई खास सक्रियता नहीं दिखाई। तो इस ऐसे में 2022 के इलेक्शन में अखिलेश यादव को भी यही स्थिति से जूझना पड़ सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। आप देख रहे थे नेतागिरी। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं सुनील मिश्रा आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।